कैसा रहा टेस्ट आप लोग का? क्वेश्चन तो बहुत आसान था, ठीक था। मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ईजी था क्वेश्चन, जितना आप मूल कॉन्सेप्ट में जानते हैं उसके अकॉर्डिंग तो आसान ही था। इसे टेस्ट के नाम से ना घबराना नहीं है, फोबिया नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि सर मूल कॉन्सेप्ट में कहाँ से, सर मूल कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, आपकी मर्जी है, दीजिए, जितना बनेगा देखा जाएगा। ये होता है एकदम अटैकिंग मोड एग्जाम में, देखा जाएगा। नहीं बने, मैक्सिमम क्या हो सकता है, नहीं बनेगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि 45 में से 20 भी नहीं बना होगा। 20 तो बना है, हो गया। नहीं टेस्ट देते तो 20 भी नहीं बनता, कुछ तो रिवीजन हो गया इसी बहाने। नेक्स्ट केमिस्ट्री क्लास में अगर मैं भूल भी गया तो याद दिलाइएगा कि सर मेरा रिवीजन का प्लान स्टार्ट कीजिए, भगवान का नाम लेकर, श्री गणेश, ठीक है। और ये भी गारंटी है मेरे तरफ से, जो उस प्लान को नेक्स्ट 1.5 ईयर तक एग्जीक्यूट कर लिया, फर्स्ट टाइम में निकाल लेगा जेईई मेन और नीट, फर्स्ट टाइम में। इस बात का गारंटी है। 100% जो ऑनेस्ट रहा एग्जीक्यूट कर लिया, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं। इसलिए अब 1 साल अगला 12th बोर्ड और अपने कैरियर के लिए टाइम दीजिए। स्कूल के टीचर को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कि हाँ बस वो खुश रहें, आपको तो खुश रहना पड़ेगा। आप कब खुश रहेंगे? जब आपका करियर बनेगा, 12th बोर्ड में मार्क्स आएगा। इसलिए आपके करियर की बात कर रहा हूँ। और उस लेवल पर काम करेंगे तो वहाँ का भी एग्ज़ाम अच्छा होते रहेगा। बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि सिलेबस थोड़ा फास्ट वहाँ पे कवर होता है, तो एक प्रेशर रहता है। बट उस प्रेशर को किसी बाई सम हाउ हैंडल कीजिए, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, कि कैटलिस्ट का काम करके, जो यहाँ पे मेन हिस्ट्री में जो काम हो रहा है। बोला जाए कौन सा लेक्चर है? एक क्वेश्चन, आप 2 क्वेश्चन दिए थे नहीं? कौन कौन लोग अटेम्प्ट लेकर आया है? मैंने अटेम्प्ट ही नहीं लिए, तो अटेम्प्ट कहाँ लिए हैं देखें। अटेम्प्ट मेन कॉपी में लीजिएगा, जो कुछ टास्क मैं दूंगा क्लास में, उसको मेन कॉपी में, जहाँ पे कॉपी है ना, उसी में लेकर आइएगा। लीजिए, आप इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि मेरा मेन क्लास नोट्स में 2 पेज खराब हो जाएगा, तो मैं कैसे चेक करूँगा? मुझे अगर चेक करना रहेगा कहाँ पे अटेम्प्ट लिए हैं, आपका सोचना सही था या गलत था। नेक्स्ट टाइम से जो क्लास में प्रॉब्लम होता है वो क्लास नोट्स में ही अटेम्प्ट लीजिए। रफ में करने के बाद वहाँ पे सही से बना के देखिएगा, ठीक है। आपने लिया अटेम्प्ट, बनाए हैं, आंसर आया? सही है, ओके। चलिए, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हाउ मच फोर्स अप्लाइड ऑन दिस वेज, जबकि ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, करेक्ट? Then how much force apply on this wedge so that this block does not slide on the wedge? This block does not slide on the wedge. स्लाइड का मतलब ना ही नीचे जाए ना ही ऊपर आए। ऊपर भी तो स्लाइड कर सकता है। ऊपर क्यों स्लाइड करेगा उसका मैं रीजन बता दूंगा, क्यों स्लाइड ऊपर भी कर सकता है। इसलिए आपको इतना ही फोर्स लगाना है जैसा कि ए ब्लॉक इसके रेस्पेक्ट में क्या रहा है, wedge are in rest with respect, block are in rest with respect to wedge, not with respect to ground. ground के रेस्पेक्ट में नहीं बोला गया है, किसके रेस्पेक्ट में? wedge के रेस्पेक्ट में। तो पहला बात है कि अगर कोई भी 2 बॉडी अगर आपस में कांटेक्ट में है और वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर स्लाइड नहीं कर रहा है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन अगर चेंज नहीं कर रहा है,
यहाँ से एक चीज़ सीखिए, तो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पज़ के लिए उसको सिंगल बॉडी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? लेकिन अगर एक ए इस पर स्लाइड करते रहता तब प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पज़ के लिए उसको सिंगल बॉडी मान के काम नहीं करना चाहिए, उसे आंसर रॉन्ग आने का चांस रहेगा। ठीक है, लेकिन जब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रहेगा तो उसको एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर रेस्ट में रहेगा, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो उसको हम लोग एज ए रिजिड बॉडी, एज ए सिंगल बॉडी ट्रीट कर सकते हैं। बाद में रोटेशन में पढ़ाएंगे कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन रिजिड बॉडी एंड फ्लेक्सिबल बॉडी, अभी उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। तो पहले तो मैं मान लेता हूं कि m प्लस m एज ए सिंगल बॉडी, सिंगल बॉडी इसलिए ट्रीट कर लिए क्योंकि ए इसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन में ही बोला गया है किस में रखना है, रेस्ट में रखना है। करेक्ट? देखिए एक और स्टूडेंट को नीचे में अभी मिला हूँ, क्लास में नहीं आया। बहुत समस्या है भाई। तो जो मैंने सिस्टम माना उसके अकॉर्डिंग मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। देखिए तो मेरा फ्री बॉडी डायग्राम सही है, और इसके बीच का फोर्स दिखाने का रिक्वायरमेंट है नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर का फोर्स हो जाएगा। और सारे फोर्स को, और ये जो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ इसको एक सिस्टम मानकर, तो मेरा पूरा सिस्टम सरफेस अर्थ पे है, सरफेस पे, और सरफेस मेरा इनर्शियल फ्रेम है। करेक्ट? तो हम लोग का वैलिडिटी है, हम लोग यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, इनर्शियल फ्रेम में रहकर कर सकते हैं। तो क्या सारे फोर्स के कंपोनेंट को, ऑनलाइन के बच्चे सब लोग ज्वाइन किए हुए हैं? तो सारे फोर्स के कंपोनेंट को क्या हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड में रिजॉल्व कर सकते हैं? तो आप बताएं इसका कंपोनेंट क्या होगा इस डायरेक्शन में? बोलिए। इसका कंपोनेंट एफ कॉस जीरो, एफ कॉस जीरो। मन में बोलते रहना है, लिखना एफ है, राइट? तो क्या लिख सकते हैं? एफ इक्वल टू किस, मास इंटू एक्सेलरेशन, और आप मास क्या माने हैं? m प्लस एम। तो यहां से a इक्वल टू कितना भाई? और a किसका? बेस का, ब्लॉक का, या दोनों का? दोनों का। किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। यहां तक आ गए? चलिए, लेकिन कंडीशन क्या था? क्वेश्चन का कंडीशन था कि व्हाट द वैल्यू ऑफ एफ सो दैट ब्लॉक रिमेन इन रेस्ट या स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू वेज। इसका मतलब है कि हम लोग को बेज पर रहकर भी एक बार ब्लॉक को देखना पड़ेगा, नहीं? तभी तो बातें समझ में आ पाएगा। तो लिखिए विथ रिस्पेक्ट टू वेज। बेज पे रह के किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? ब्लॉक को। बेज पे कौन बैठा हुआ है? ऑब्जर्वर, राइट? तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? बेज। बट जहां पे आप बैठे हुए वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, नहीं? वो क्या है? इसका मतलब आपका फ्रेम इनर्शियल रहा या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको फ्री बॉडी बनाने का, डायग्राम ड्रॉ करने का राइट बनता है? अनटिल फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट इनर्शियल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाना है? इनर्शियल। तो सबसे पहले तो भाई इस पर एक सीडो फोर्स लगा देना पड़ेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? और सीडो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो आपको पता है कितना? मास ऑफ द सिस्टम एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, मास ऑफ द सिस्टम एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ये पता है। तो मास ऑफ द सिस्टम एम ले लिया, और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, बेज का एक्सेलरेशन क्या है? ए है। और उसके बाद अब रियल फोर्स को दिखा दीजिए, एक mg और एक n1। क्या मैंने सही लिखा?
सही है ना भाई। अब यहाँ देखिए, और बेज के रेस्पेक्ट में मोशन में है या रेस्ट में है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेस्ट में। बेज के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में है, करेक्ट, रेस्ट में है। यहाँ देखिए, क्या mg का कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं? मैं ब्रेक कर रहा हूँ आपको और भी ज़्यादा बढ़िया से विजुलाइज करवाने के लिए। इस डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट और इस डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट mg cos थीटा। इस डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट भाई ये थीटा है तो अभी तो थीटा रहेगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है ना। ज्योमेट्री में तो यही पढ़ा है ना कि दो पैरेलल लाइन है तो ये एंगल और एंगल सेम होता है। बोलिए, तो ये थीटा है तो क्या इसको थीटा नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। तो क्या एफ स्यूडो कॉस थीटा लिख दे डायरेक्ट? तो स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट ऊपर की तरफ ये हो जाएगा पॉजिटिव कंपोनेंट। ऐसे तो किसी भी डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं, बट मैं इसका कंपोनेंट इधर दिखाया, पॉजिटिव वाला कंपोनेंट, और इसका एक कंपोनेंट इधर भी तो दिखा सकते हैं भाई, सरफेस के पैरेलल और सरफेस के परपेंडिकुलर। तो मेरा इंटरेस्ट सरफेस के पैरेलल और सरफेस के परपेंडिकुलर में ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एफ स्यूडो, क्या मैंने सही लिखा है एवरीवन? ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में कंपोनेंट ब्रेक करके नहीं दिखाते हैं, बट आपको ऑब्जर्व कराने के लिए दिखा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, अरे ए रेस्ट में है, सरफेस के पैरेलल सिर्फ दो फोर्स लगा है, दो कंपोनेंट है, एक mg का और एक स्यूडो फोर्स का। mg वाला कंपोनेंट पॉजिटिव कंपोनेंट नीचे की तरफ है और स्यूडो फोर्स का पॉजिटिव कंपोनेंट ऊपर की तरफ है। यहाँ तक बातें समझ में आ गया? अगर अब एक मिनट, ये ब्लॉक सरफेस के लॉन्ग स्लाइड नहीं करे, अगर स्लाइड नहीं करेगा, कब नहीं करेगा? जब इसका वैल्यू इसके बराबर रहेगा। लेकिन अगर ए ज़्यादा हो गया और ए कम हो गया तो किधर जाना पड़ेगा? बेज के रेस्पेक्ट में नीचे आना पड़ेगा, बेज के रेस्पेक्ट में, राइट। और अगर ए ज़्यादा हो गया और ए कम हो गया, ऊपर भी तो जा सकता है। ज़्यादा यहाँ पर थीटा वेरिएबल नहीं है भाई, यहाँ पर थीटा वेरिएबल स्यूडो फोर्स के लिए एफ एम ए कॉस थीटा। देखिए तो मैंने सही लिखा है एवरीवन, ये स्यूडो फोर्स का मैंने कंपोनेंट दिखा दिया। इसमें थीटा और एम तो कांस्टेंट है, बट एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है? एफ बाई एम प्लस एम। हो सकता है कि मैं एफ का वैल्यू बढ़ा दूँ, दैट्स वाई कि ए बढ़ जाए। ए का वैल्यू बढ़ सकता है ना बाई इंक्रीजिंग व्हाट? वैल्यू ऑफ फोर्स। दैट्स वाई अगर ए का वैल्यू बढ़ाकर मैं ए वाला वैल्यू तो बढ़ा सकता हूँ, उस कंडीशन में ब्लॉक ऊपर भी तो जा सकता है। और अगर ए वैल्यू कम कर दिए और इससे भी कम हो गया पूरा वैल्यू, तो नीचे भी आ सकता है। जब दोनों इक्वल रहेगा, रेस्ट में रहेगा। इसका मतलब समटाइम्स ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि हाउ मच फोर्स अप्लाई ऑन दिस वेज सो दैट दिस ब्लॉक गोइंग अप विथ एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है ना, यहाँ से हो सकता है, या नीचे भी हो सकता है गोइंग डाउन विथ एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन में लिया हूँ सिर्फ यानी कि आंसर ले आए। तो इसमें 3 केस हो सकता है। ऊपर की तरफ किसी सर्टेन एक्सेलरेशन से भेज सकते थे, उसके लिए फोर्स मैं पूछ सकता था। नीचे की तरफ किसी सर्टेन एक्सेलरेशन जा सकता था, बट बनाने का तरीका डिफरेंट रहेगा, सेम ही रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन मेरे क्वेश्चन में कंडीशन में क्या है? ऊपर जाना, नीचे आना, या रेस्ट? रेस्ट में, राइट। तो क्या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं mg साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम ए कॉस थीटा, हाँ या ना? सरफेस के पैरेलल जो ऊपर और नीचे की तरफ जो फोर्स का पॉजिटिव कंपोनेंट है वो वैल्यू सेम होगा तो क्या रहेगा? सरफेस के अलॉन्ग स्लाइड नहीं करेगा। तो m से m हो गया कैंसिल, तो a इक्वल टू व्हाट? जी tan थीटा, करेक्ट। और a का वैल्यू आपके हाथ में था, कितना था एवरीवन? एक बार लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो इसमें एक्सेलरेशन, यहाँ देखिए फर्स्ट थिंग इसमें a का वैल्यू भी पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a सो दैट ब्लॉक रिमेन इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू वेज।
जी टेन थीटा। कितना आया कट कुट के? जी टेन थीटा। और दूसरा में फिर फोर्स भी पूछा जाएगा, तो ए के बदले एफ बाई एम प्लस एम, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम प्लस एम जी टेन थीटा। यही तो आंसर होना चाहिए। ये आंसर आया है तो आप सही हैं, नहीं आया तो गलत हैं। ठीक है। तो आप में से जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन में जो हैं, जो सॉल्व किए हैं, क्या इस तरीके से आंसर मैच किया है? नहीं तो गलत है ना। मतलब मैं बोल रहा हूँ सही आंसर ये है। इसका तो कहाँ पे कहीं पे मिस्टेक हो गया है सोचने का तरीका में, तो देख लीजिए कैसे सोचे हैं। इसमें और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता था? ऑल्सो फाइंड आउट द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड बेज। ब्लॉक एंड, तो क्या ये ब्लॉक जब स्टेशनरी है बेज के रेस्पेक्ट में, तो किसी भी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ना ही सरफेस के अलोंग और ना ही सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सरफेस के परपेंडिकुलर भी अगर इसका मोशन नहीं है, मोशन है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। अब भाई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक 0 0 मिलते रहेगा। पहला बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी, बट वेलोसिटी 0, और फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 0 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो इसका एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में क्या रहेगा? 0। मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन, तो एन वन इक्वल टू लिख सकते हैं दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, तो यहाँ से एन भी निकल जाएगा। तो एन वन इक्वल डायरेक्ट लिख दें। एन वन इक्वल क्या हो जाएगा भाई? एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। ये फाइनल आंसर नहीं है। एम जी कॉस थीटा प्लस एम, ए का वैल्यू कितना था? एफ वाई एम प्लस एम, ये भी फाइनल आंसर नहीं है। एफ का वैल्यू पुट करेंगे ना, एफ का वैल्यू ये है, राइट। तो एम जी कॉस थीटा प्लस एम, एफ का वैल्यू कितना? एम एफ प्लस एफ जी टेन थीटा साइन थीटा और डिवाइड बाई एम प्लस एम। एम प्लस एम कैंसिल करते हैं, देन क्या हो जाएगा? जो भी कॉमन है कॉमन को बाहर निकाल लीजिए। तो कॉस थीटा और साइन थीटा और टेन थीटा कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, सही है। क्या देखिए तो मैंने सही लिखा? इतना टाइम लीजिएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एलसीएम क्या लेंगे भाई? एग्जाम में बैठने वाले हैं, दिमाग इतना लाहे लाहे काम करेगा तो टाइम बचेगा। अब यहाँ जैसे ही देखा मैंने कि कॉस थीटा प्लस, ये आ गया क्या? कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, एलसीएम कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना? 1 बाई कॉस थीटा कितना होता है? सेक थीटा। इतना तो फास्ट होना ही पड़ेगा, राइट। दिस इज द आंसर। हो गया? इसको हटाया जाए, सबको समझ में आ गया है? चलिए अब मैं क्या करता हूँ, हाथों हाथ इस पे जो एचसी वर्मा क्वेश्चन पूछा गया है उसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्लास में ही तो एचसी वर्मा का 50% मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, तो 50% मैं काम करते करते क्लास में सॉल्व करते हैं, तो 50% तो आपको ट्राई करने के लिए बनता है। और सब सारा हाईलाइटेड प्रॉब्लम मैं ले ही चुका होता हूँ, बाकी कुछ बचेगा तो आप पहले ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो मैं सॉल्व करूँगा। ये एचसीबी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 33, पेज नंबर 82।
आप लोग क्वेश्चन एटलीस्ट पढ़ पाएंगे? फिर क्वेश्चन पढ़िए। ये भी करने के लिए दिया था। ओके स्टूडेंट, सब लोग यहाँ देखें। आपका कैपिटल एम ए वाला ब्लॉक कहाँ पे हैंग किया हुआ है? पुली पे। अब पुली तो ग्राउंड से अटैच है, मतलब कैपिटल एम तो इनर्शियल फ्रेम में है। एम डैश किस पे रखा हुआ है? ग्राउंड पे। इनर्शियल फ्रेम है। और क्वेश्चन में क्या है कि एम इस पर स्लाइड नहीं करे, यही है ना? क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोग एक या दो बार। क्या बोला गया है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एम सो दैट दिस ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू वेज। उसके लिए तो एम और एम डैश को नॉन मानना है। किसको? एम और एम डैश को नॉन मानना है और एम को अननोन, क्योंकि इसी को वैल्यू निकालना है। किसके टर्म में? एम के टर्म में, एम डैश के टर्म में और थीटा के टर्म में आंसर लाना है। इतना तो बातें समझ में आ गया है। इस क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन में बस 1% का डिफरेंस है। बोलिए कैसे? प्रीवियस क्वेश्चन में फोर्स इस फोर्स से पुश कर रहे थे, करेक्ट? और इस क्वेश्चन में टेंशन से पुल कर रहे हैं। अलग बात। या डिट्टो सेम क्वेश्चन है? डिट्टो 1% भी उधर उधर नहीं है। अब इसी को थोड़ा सा फ्रेमिंग कर दिया गया, तो अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बाकी बनाने का तरीका आपको पता है, तो इसको साथ में हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है? कौन कौन सा फोर्स? mg और एक टेंशन। अब भाई इस बेज का और इसका डिफरेंट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड रहेगा या सेम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड रहेगा? सेम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड रहेगा। बोलिए क्यों? सर जितना स्ट्रिंग नीचे जाएगा उतना ही ये इधर जाएगा। कांस्टेंट मोशन का कंडीशन है, राइट? तो क्या यहाँ पे ए लिख सकते हैं? mg माइनस टी इक्वल टू एम ए। सही है? mg माइनस टी इक्वल टू व्हाट? एम ए। पहला इक्वेशन तो बन गया हम लोग का। बट यहाँ पे जो ए है वो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, करेक्ट? अब फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस एम और एम डैश को एक सिस्टम मान लिया जाए कि दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो एज ए रिजिड बॉडी आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, नहीं? तो एम और एम डैश को मैं एक सिस्टम मान रहा हूँ फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस। अगर यहाँ देखिएगा, अगर ए इस पर स्लाइड करते रहता तो मैं दोनों को एक सिस्टम मानने से थोड़ा सा घबराता, नहीं मानना पसंद करता। बट बिकॉज दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है तो इसको हम लोग एक सिस्टम ट्रीट कर एज ए रिजिड बॉडी, एज ए सिंगल्स ऑब्जेक्ट, एज ए सिंगल्स हम लोग मान सकते हैं। ठीक है? तो उस केस में इन दोनों को एक सिस्टम मानकर अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो कौन कौन सा फोर्स एवरीवन?
एम डैश प्लस एम जी, और कौन सा फोर्स, एन, और कौन सा फोर्स, टेंशन। और कोई फोर्स रहेगा इस सिचुएशन के लिए, नहीं रहेगा। और ये आप फ्री बॉडी डायग्राम दोनों को सिंगल सिस्टम मान लिए, राइट। तो आप सिस्टम में अंदर रहकर तो सिस्टम नहीं मान सकते हैं, राइट। इसका मतलब आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो सारे फोर्स का कंपोनेंट को क्या टुवर्ड्स राइट रिजॉल्व कर लिया जाए, तो क्या लिख सकते हैं, T इक्वल टू एम प्लस एम डैश इंटू ए। बोलिए हाँ या ना, हो जाएगा ना। चलिए, ये है मेरा इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दिया जाए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो T गायब हो जाएगा। मेरा टेंशन निकालने का, तो टेंशन भी निकालने के लिए बोला गया है, टेंशन निकालने के लिए नहीं बोला गया है। तो टेंशन नहीं निकालने के लिए बोला गया, तो मेरा पर्पस टेंशन निकालना नहीं है। तो अगर फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या मिलेगा भाई, एम जी इक्वल टू व्हाट, एम प्लस एम प्लस एम डैश इंटू ए। क्या सही है, तो ए इक्वल टू कितना, एम जी। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को समझने प्रॉब्लम, एक्सप्रेशन निकल गया, करेक्ट। यहां तक आइए, इसको हटाया जाए इस तरफ। आप सब, मतलब मेरी तरफ से कोई फोर्सिंग कंडीशन नहीं है, बट हम लोग यहाँ पे सरस्वती पूजा करते हैं। हालांकि पिछले 1 साल भी खिचड़ी नहीं खिलाए थे, हालांकि पिछले 12 साल से खिचड़ी का प्रोग्राम रहता था यहाँ पे बहुत धूमधाम से, बट कोरोना की वजह से ज़्यादा गैदरिंग नहीं करते। बट पूजा पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी करेंगे। तो जो भी आपको लगता है स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से वो कंट्रीब्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग का पूजा है, नहीं समझे। 200, 400, 500, 100, 50, व्हाट एवर यू वांट टू कंट्रीब्यूट। जो नहीं कभी कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे कोई बात नहीं है, प्रसाद खान जरूर आइएगा, आप ही का पूजा है, आप लोग को पार्टिसिपेट करना है। एटलीस्ट एक बार विजिट करके, पर खिचड़ी नहीं करेंगे, उसमें गैदरिंग हो जाता है। ऐसे हर साल करते थे, बहुत प्रेम से मैं खिलाता भी था। एक दिन खिलाने का मौका मिलता था, वो था सरस्वती पूजा में। बट कोरोना की वजह से वो सब चीज़ों से बचना चाह रहा हूँ, ठीक है। बट पूजा में याद करके कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर लेना चाहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मुझे एक फॉर्मल अनाउंसमेंट करना था, वो कर दिया। ऑफिस में दे दीजिएगा, देना रहेगा कि मेरी तरफ से सरस्वती पूजा में लगा दीजिएगा, ठीक है। हम लोग को स्कूल का याद आता है, हम लोग सब 5 रुपये स्कूल में लिया जाता था, 6th क्लास 5th क्लास 6th क्लास में। और वहाँ पे स्वेच्छा नहीं रहता था, कंपलसरी रहता था। और उसमें सारा काम एक्चुअली गांव के स्कूल में बहुत बढ़िया से एकदम आस्था के साथ, तो ना दिल लगा के पूजा करना, सारा काम स्टूडेंट को ही करना रहता था। तो और जहाँ पे सरस्वती जी बैठते थे वहाँ पे रात में सोना भी रहता था, बच्चा ही रात भर वहाँ पे रहेगा, पूरा प्रसाद काटेगा, तो वो एक अलग माहौल रहता था। उसमें एक फीलिंग आती है सरस्वती जी के लिए। अभी तो पूजा होता रहता है, गाना कुछ और चलते रहता है, राइट। गाना किसी और चीज़ का चल रहा है, मेटल सॉन्ग नहीं। चलिए अब हम लोग काम करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू वेज। और विथ रेस्पेक्ट टू वेज
हम लोग ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बट समस्या कहाँ पे आ गया कि जैसे ही बेंच पे बैठकर ऑब्जर्वर सोच रहा है तो उसका खुद का फ्रेम नॉन चल रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट इनर्शियल, एक इस पर स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं एम इंटू ए। और जैसे ही स्यूडो फोर्स लगा दिए तो आपने किस फ्रेम को, खुद के फ्रेम को इनर्शियल बना लिया। कौन सा खुद का फ्रेम? बेज को। आपका फ्रेम बेज क्या था? वेज था ना। और एक तो फोर्स क्या लगाएंगे? एम जी। और एक फोर्स कौन सा लगेगा भाई? N1। टेंशन लगेगा। आप फ्री बॉडी डायग्राम विथ रिस्पेक्ट टू वेज किसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं? ब्लॉक का। अब ब्लॉक से थोड़े स्ट्रिंग अटैच था, स्ट्रिंग तो बेस से अटैच था। यही 3 फोर्स लगेगा, करेक्ट। और विथ रिस्पेक्ट टू वेज आपका ब्लॉक मोशन में है या रेस्ट में है? एक्सेलरेशन 0 है। ब्लॉक का वेज के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या है? और अगर एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब है कि बेज के रेस्पेक्ट में जितना भी इस पर फोर्स लग रहा है सबका सम ऑफ कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0 इन एनी डायरेक्शन। सिर्फ डाउन, सिर्फ अलोंग द वेज या इन एनी डायरेक्शन। अगर किसी सिस्टम में सम ऑफ फोर्सेज अगर 0 है तो उसका कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक कर रहे हैं, उसका सम क्या आएगा? मस्ट बी इक्वल टू 0 आएगा। तो सारे फोर्स का कंपोनेंट को डाउन अलोंग द प्लेन कीजिए, तो इसका कंपोनेंट कितना होगा? एम जी साइन थीटा। और ए थीटा, तो ए कितना रहेगा भाई? 180 माइनस थीटा। मैं सबको इसके अलोंग कर रहा हूँ, ऐसे भी तो कर सकते हैं। प्लस एफ स्यूडो कॉस 180 माइनस थीटा, और इसका कंपोनेंट 0 इक्वल टू व्हाट? 0। करेक्ट है ना? मैंने अब इधर इधर सिखाने के लिए आपको कंपोनेंट ब्रेक करके नहीं दिखाया, वो पहला प्रॉब्लम मैंने कर लिया। वहाँ पे सिर्फ विजुलाइज करवाना था कि ऊपर भी जा सकता था, राइट। तो एम जी साइन थीटा अब माइनस एफ सीडो का मैग्नीट्यूड ए में लिख सकते हैं, और कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। एम से एम को कैंसिल कीजिए, तो ए इक्वल टू क्या हो गया? जी टैन थीटा, करेक्ट। जी टैन थीटा। तो इस क्वेश्चन में तो एक्सेलरेशन में पूछा जाएगा, इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा जब ये रेस्ट में रहेगा। पहला आंसर तो आ गया। और ए का वैल्यू कितना है यहां देखिए तो, क्या मैं सही हूं एवरीवन? ए के बदले मैंने ए लिख दिया, राइट। और जी से जी को कैंसिल कर दें, कितना हो जाएगा? एम बाई एम प्लस एम डैश इक्वल टू व्हाट? टैन थीटा। करेक्ट है ना? अब यहां से यहां तक एक ही अननोन है, दैट इज कैपिटल एम, दैट इज व्हाट? बाकी स्मॉल एम और एम डैश तो नोन है ना। एम प्लस एम डैश बाई एम इक्वल टू क्या? कॉट थीटा लिख सकते हैं, उल्टा कर दिए। 1 प्लस एम डैश बाई एम इक्वल टू कॉट थीटा। मतलब आंसर आने के बाद भी सॉल्व करना एक ट्रिकी बात है, ये कितना बढ़िया से आप सॉल्व कर लेते हैं चीज़ों को, राइट। और एम प्लस एम डैश बाई एम इक्वल टू क्या लिखें? कॉट थीटा माइनस 1, कॉट थीटा माइनस 1। देन एम इक्वल टू एम प्लस एम डैश बाई कॉट थीटा माइनस 1। दिस इज द आंसर। देखिए तो आंसर है। एग्जैक्टली यही आंसर है, राइट। अब इसे सॉल्व करते हुए किसी किसी को स्टूडेंट का आंसर तो ये है, दिस इज आंसर।
बट किसी किसी स्टूडेंट का आंसर हो सकता है कि ऐसा भी आ जाता और वो घबरा जाते। अलग बात है या सेम बात? भाई cot थीटा इक्वल 1/tan थीटा लिख सकते हैं ना, एलसीएम tan थीटा तो 1 - tan थीटा और tan थीटा ऊपर चला जाता, तो अलग आंसर आता है या सेम आंसर आता? सेम आंसर। सॉल्व करने के टाइप ऐसा हो सकता है, तो वहाँ पे घबराना नहीं है। आपका ये आंसर आ जाता, आंसर ही दिखता, फिर दिमाग दौड़ाइए, ओके ऊपर नीचे tan थीटा से डिवाइड कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा, करेक्ट। तो एक क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन बहुत टफ था, अगर बहुत सिस्टमेटिक बनाया जाए तो यहाँ पे एक चीज़ सीखे कि कोई भी एक बॉडी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लाइड नहीं कर रहा, तो उसको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए सिंगल बॉडी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हटाया जाए एवरीवन। अब एक बढ़िया प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ठीक है, और एक क्वेश्चन जेईई मेन में आने का चांस बहुत बनेगा। देखिए, वेज कैन स्लाइड ऑन दिस सरफेस, लिख लीजिए, वेज कैन स्लाइड ऑन सरफेस। यहां देखिएगा, ऑल सरफेसेज आर फ्रिक्शनलेस, मतलब वेज सरफेस पे स्लाइड कर सकता है, अब ब्लॉक वेज पे स्लाइड कर सकता है, करेक्ट। सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियली रेस्ट में था, अब तब आपको निकालना है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड वेज। बाकी कोई फोर्स नहीं लग रहा है भाई, बाकी कोई फोर्स नहीं लग रहा है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वेज एंड ब्लॉक। इन यहाँ देखिए, इन ऑप्शनल लिख दीजिएगा, नीट वाले बच्चे हैं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, उतना टाइम नीट के एग्जाम में नहीं रहता है, ठीक है, बट फिर भी आप क्वेश्चन का अपने नॉलेज के लिए इसको देखिए। यहाँ देखिएगा, बट जो भी इनके लिए ऑप्शनल बोलता हूँ आपके लिए कंपलसरी हो गया जेईई मेन के लिए। ध्यान सुनिएगा, अब आप प्रैक्टिकली सोचिए तो कौन किधर जाएगा, ब्लॉक किधर आएगा, बेज पे ब्लॉक किधर आएगा, नीचे आएगा, खुद से छोड़िएगा तो, और एक किधर जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। इतना तो प्रैक्टिकली लग रहा है, इसका मतलब, लेकिन इसके और इसके एक्सेलरेशन के बीच में आपस में कोई रिलेशन है भाई, दोनों एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शनलेस है, राइट। क्या कोई स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, कोई कंडीशन दिए हैं कि रेस्ट में रहेगा, नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि इसका एक्सेलरेशन, और सिर्फ क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड बेज, ये मेंशन किया हुआ विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, किसके रेस्पेक्ट में, जब नहीं मेंशन किया कि विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, इसका मतलब है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, नहीं मेंशन करके और क्वेश्चन टफ बना दिया गया, ठीक है। तो आपको किसके रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दोनों वैल्यू। तो लेकिन प्रॉब्लम को थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं बेज का एक्सेलरेशन a1 मानूंगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, अब ब्लॉक का एक्सेलरेशन a2 मानूंगा वेज के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, वेज के रेस्पेक्ट में। तो सर ब्लॉक का तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालना था, कोई बात नहीं, बाद में रिलेटिव मोशन लगा लेंगे, ये कर सकते हैं ना। तो ये इसका एक्सेलरेशन बेज के रेस्पेक्ट मानने से क्वेश्चन मेरा थोड़ा आसान बन जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कैलकुलेशन कम रहेगा,
लेकिन जैसे ही यहाँ देखिएगा A2 मानेंगे ब्लॉक का एक्सेलरेशन, मैं लिख दूंगा कि मैं किसके रेस्पेक्ट में क्या मान रहा हूँ। तो A2 जैसे ही मानेंगे बेस के रेस्पेक्ट में, तो बेस पे रह इसके टाइम पे बेस पे रह के काम करना पड़ेगा। आज A2 निकालने के लिए आपको किस पे रह के काम करना पड़ेगा? बोला कीजिए बेस पे। तो जैसे ही बेस पे बैठ के काम कीजिएगा तो एक शेडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका बेस क्या है? एक्सेलरेटेड, करेक्ट है ना। और तब हम लोग A1 A2 निकाल लेंगे, और A2 क्या रहेगा? A2 रहेगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? वेज। लेकिन मुझे चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई बात नहीं है सर, A1 भी तो निकालेंगे, फिर यहाँ पे ये कर देंगे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और हम लोग पैरेललोग्राम लॉ पढ़ चुके हैं, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, बाद में निकाल लेंगे, करेक्ट है ना। तो इसमें ऐसे हम लोग का तरीका है बनाने का। तो यहाँ पे A1 क्या मान रहे हैं? एक्सेलरेशन ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और A2 क्या मान रहे हैं? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज। ये लिखिए। यहाँ तक हो गया। चलिए अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखिएगा, क्या यहाँ पे M और M को एक रिजिड बॉडी जैसा ट्रीट कर सकते हैं? एक दूसरे पर स्लाइड कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक सिंगल बॉडी नहीं, सिंगल बॉडी मानने से बचेंगे, नहीं मानना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M पे कौन कौन सा, ये उतना भी आसान नहीं है, ध्यान से देखिएगा। आपका दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर बेस का एक्सेशन क्यों होगा, फोर्स कौन लगा रहा है? दिमाग में रहेगा ना, सर फोर्स तो लग ही नहीं रहा है बेस पे। अभी जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा तब पता चलेगा फोर्स कहाँ से आ रहा था। एक तो mg है ना, एक है N1, करेक्ट है एवरीवन। N1 कौन लगा रहा है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन बेस ड्यू टू ब्लॉक, कॉन्टैक्ट में है ना। और इसका कंपोनेंट क्या हॉरिजॉन्टल लेफ्टवर्ड में जाएगा? इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, अगर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे भाई तो इसका कंपोनेंट क्या रहेगा? इसका कंपोनेंट भी क्या रहेगा? तो विच फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेशन ऑफ द वेज? नॉर्मल फोर्स। कौन सा नॉर्मल? जो ब्लॉक लगा रहा है, करेक्ट। तो इसका कंपोनेंट कितना? यहां देखिए, ये एंगल कितना होगा? ये अगर ये एंगल थीटा है तो ए थीटा, तो ए भी थीटा, तो ये भी थीटा। अल्टरनेट का अल्टरनेट है ना। ए लाइन क्या है? तीनों लाइन क्या है? पैरेलल, तीन लाइन पैरेलल है, तो ऐसे कर दें, राइट। ए एंगल और उसके बाद ए एंगल और ए एंगल क्या डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? तो क्या इस एंगल को थीटा बोल दिया जाए, राइट। तो N1 का कंपोनेंट कितना लिखेंगे? और सारे फोर्स के कंपोनेंट को मैं टुवर्ड्स लेफ्ट, हॉरिजॉन्टल लेफ्टवर्ड में, तो N1 cos थीटा इक्वल टू A1 लिख सकते हैं। बट यहाँ तक लिखने में हम लोग का कितना अननोन आ गया? पहले से ही A1 था नोन, N1 भी तो आ गया, राइट। और अभी आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सर N1 इक्वल टू mg cos थीटा कर देंगे, राइट। ये आप अभी नहीं बोल सकते हैं, समझे मैंने क्या बोला? तो यहाँ पे यही हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अब यहाँ देखिए, अब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M
विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, वेज। और मोटा मोटी अब इतना तो दिमाग में आ गया कि सर अगर इक्वेशन में 3 अननोन आ रहा है तो मिनिमम 3 इक्वेशन डेवलप करना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व। अगर इक्वेशन डेवलप करके आपको दे देंगे तो इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे? हो जाएगा। चलिए सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सर पहले सीडो फोर्स लगाइए, सीडो फोर्स लगाएंगे तभी आप मेरा फ्रेम इनर्शियल हो पाएगा, आगे काम कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले कौन सा फोर्स? और सीडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? फ्रेम का एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट में, राइट। तो फ्रेम का एक्सेलरेशन किधर है? टुवर्ड्स लेफ्ट। किधर है? तो सीडो फोर्स किधर लगेगा? टुवर्ड्स राइट। अब वैल्यू कितना रहेगा? क्या मैंने सही लिखा? मास ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। फ्रेम क्या है? वेज, करेक्ट। ब्लॉक किस पे रखा हुआ भाई? बेस पे। और आप कहां पे रख के काम कर रहे हैं? बेस पे बैठे हुए हैं। तो आपका फ्रेम तो वेज रहा, उसका एक्सेलरेशन कितना मान है? तो सीडो फोर्स में क्या रहेगा? मास ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, एंड डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। इज इट राइट? और कौन सा फोर्स? जिसके रेस्पेक्ट में आप काम कर रहे हैं एक्सेलरेशन भी तो उसकी के रेस्पेक्ट में आएगा। अगर आप बेस पे बैठ के काम कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन किसके रेस्पेक्ट में आएगा? बेस के रेस्पेक्ट, ना कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आएगा। और 90% बच्चों से मिस्टेक यही होता है, क्योंकि कहीं कहीं से वीडियो देखना स्टार्ट, यहाँ देखिए वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे सीडो फोर्स निकाल कर A1 A2 निकाल के आंसर, फाइनल आंसर वही A1 और A2 दे दिया जाता है। वहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, A1 A2 निकाल लिए तो वैसा जगह पे तो आप बच जाइएगा जहाँ पे क्वेश्चन में ये रहेगा कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज। बट अगर एक कुछ मेंशन नहीं करेंगे तो वहाँ तो आपसे पक्का मिस्टेक होगा, क्योंकि आप बातों को समझ ही नहीं पाए। तो यहाँ भी इस क्वेश्चन में बेस के रेस्पेक्ट में था या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और कोई फोर्स? और कोई फोर्स लगेगा? यही 3 फोर्स है, करेक्ट है। और बेस के रेस्पेक्ट में ब्लॉक का मोशन क्या इस डायरेक्शन में है? नहीं है। बेस के रेस्पेक्ट में ब्लॉक का मोशन सिर्फ बेस के प्लेन के अलॉन्ग जा रहा है। इज इट राइट? अगर बेस पे बैठ के देखेंगे, जिस फ्रेम में आप बैठे हुए हैं, आप अर्थ पे बैठे हुए हैं, अर्थ का मोशन आपको फील हो रहा है? सही सही बोलिएगा, क्योंकि आप अर्थ, हम लोग भाई सुबह से शाम तक 24 आवर में, मान लेते हैं कि खैर हम लोग इक्वेटर पे तो है नहीं, इक्वेटर पे तो वेस्ट इंडीज है नहीं, परपेंडिकुलर लाइट फॉल करते देखते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रोशनी पड़ते रहेगा तो थोड़ा चेहरा का कलर अलग होगा। मान लेते हैं हम लोग सम बिहार यहाँ पे हैं, यहाँ भी नहीं है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो अंटार्कटिका पहुँच जाइएगा। जहाँ पे सनलाइट नहीं जाएगा तो वहाँ पे बहुत ठंडा मौसम रहेगा, कम सनलाइट जाएगा तो। सम बिहार अगर यहाँ है, अर्थ का रेडियस है, तो हम लोग इस सर्किल में मोटा मोटी घूम रहे हैं। अर्थ जिस एक्सिस पे घूम रहा है उसके अकॉर्डिंग, राइट। और अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। इसका हम मान लेते हैं 5000 किलोमीटर, तो 2 पाई आर इंटू 5000 किलोमीटर सुबह शाम तक आप घूम लेते हैं, पता भी नहीं चलता है, क्योंकि आप उसी के साथ रिजिड बॉडी जैसा ट्रीट हो रहा है, करेक्ट। माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा। हालांकि ये डे टू डे लाइफ में हम लोग इतना ऑब्जर्व नहीं करते हैं, मतलब क्या है, बट जो जूता पहनते हैं उसका एक जूता ज़्यादा घिस जाता है और एक थोड़ा कम घिसता है, ऐसा होता है। तो लगता है वो शायद मेरा ही प्रॉब्लम है। रेलवे का 2 पटरी में एक पटरी ज़्यादा घिसता है, एक पटरी कम घिसता है समटाइम्स। या नदी का 2 किनारा में एक किनारा में ज़्यादा कटाव होता है, दूसरे में कम मिट्टी कटता है, राइट। तो वो सब सीडो फोर्स के वजह से हो रहा है। एक अलग तरीके का भी सीडो फोर्स होता है जिसका नाम है कोरियोलिस फोर्स, जो कि आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि अर्थ घूम रहा है, उस पर मोशन हो रहा है, तो एक उसमें अलग टाइप का फोर्स चलते रहता है, उस फोर्स का भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है क्योंकि बहुत छोटा उसका इफेक्ट होता है, लेकिन वो इफेक्ट लॉन्ग टाइम में बड़ा हो जाता है, धीरे 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 धीरे, करेक्ट। एनीवे,
बहुत सारा इवेंट है जिसमें हम लोग का बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। यहाँ देखिए एक और भी यहाँ देखिए मैं फर्स्ट टाइम जब ये बात सीखा तो जब गांव गया तो अपने पिताजी से डिस्कस कर रहा था कि अच्छा बताइए कि एक झोपड़ी है, यहाँ ध्यान सुनिएगा मिथु, झोपड़ी है और आंधी तूफान भयानक आए हुए है, राइट, और ये ऐसे यहाँ से उखड़ गया, किसके वजह से? तो मुझे वो बोले कि मतलब पढ़ने के लिए भेजे हैं, इतना मतलब भी नहीं जानते हो कि आंधी तूफान आया था, इस हवा से जो आया वो चला गया। मैं फिर उनको बहुत प्यार समझाया, उसके लिए जिसको आप रिस्पॉन्सिबल मान रहे हो वो था ही नहीं, अंदर का एयर रिस्पॉन्सिबल था। कहाँ का? क्योंकि यहाँ पे स्पीड का वेलोसिटी ज़्यादा, एयर का स्पीड ज़्यादा तो प्रेशर कम, बर्नौली थ्योरम। और जहाँ पे एयर का स्पीड कम वहाँ पे प्रेशर, तो एयर रिस्पॉन्सिबल था या इरिस्पॉन्सिबल था? रिस्पॉन्सिबल अंदर वाला था, यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगा के इसको उड़ा दिया, राइट। वैसे ही ऐसे बिल्कुल न्यू बुक है, ऐसे हटाइए, ऐसे कीजिएगा, पेज ऐसे चिपक जाता है। घर पे जाके कीजिएगा सब एक्सपेरिमेंट, यहाँ नहीं, कोरोना का टाइम है। ऐसे बुक है ना, अब बीच में से एयर का फ्लो जोर से कीजिएगा तो दोनों एयर पेज क्या होगा, बजाय आपने वहाँ पे स्पीड बढ़ा दिया तो दूसरे पेज के अंदर जो एयर होगा क्या प्रेशर से उसको चिपका देगा। या आप हम लोग को सिखाया जाता है भाई प्लेटफॉर्म के पास रहना, ज़्यादा दूर रहना, जब ट्रेन आते रहेगी नहीं तो ट्रेन खींच लेगा। गलत बोलते हैं, बचने के लिए ट्रेन नहीं खींचेगा, पीछे का हवा आपको ट्रेस कर देगा, राइट। क्योंकि ट्रेन के साथ जो एयर आ रहा है उसका स्पीड ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रेशर कम है, और आपके पीछे जो एयर है वो मौके की तलाश में प्रेशर ज़्यादा है, तो ट्रेन खींचेगा या कोई पुल करेगा या कोई पुश करने वाला है, पुश करने वाला है। इन सब थ्योरम पे तो एयरप्लेन उड़ता है। ये तो कितना बढ़िया से डिज़ाइन बनाया जाता है, और डिज़ाइन रहता है दैट्स वाई कि एयर को दो पार्ट में डिवाइड कर दें और ऊपर का स्पीड बढ़ा दें और नीचे का स्पीड कम कर दें, दैट्स वाई कि नीचे से एक लिफ्ट फोर्स जाते रहे, ठीक है। ये मेरा इंटरव्यू था जब मैं HL में जॉब 2 मिनट में सुना देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग था, कभी शायद सुनाया भी होगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से इंटरव्यू हुआ था, फैक्ट है। तो इंटरव्यू कहीं पे देने जाइए ना तो सामने वाला के सामने आप टेंशन में भी हैं, तो वहाँ पे 10 लोग का टीम था, उसमें कोई लोग साइकेट्रिस्ट भी रखते हैं जो माइंड रीड करता है, ऊपर बोलेगा कुछ नहीं, पानी पीते रहेगा और आपको देखते रहेगा और मुस्कुराते रहेगा, मतलब आप कितना प्रेशर में हैं। तो फाइटर प्लेन कंपनी जो HL है उसी का इंटरव्यू था, तो हम लोग सब लोग लाइफ में पहला बार टाई पहना था, अनकंफर्टेबल लग रहा था, फर्स्ट टाइम टाई पहना। एक्चुअली इंटरव्यू के टाइम पे सारे बच्चे IIT के आके टाई खरीदते हैं, फॉर्मल खरीदते हैं, बाकी 4 साल तो फॉर्मल का नाम ही नहीं है, कोई भी फॉर्मल से काम चल जाता है, फॉर्मल रहता कहाँ है। 3x4 में कितने बच्चे निकाल देते हैं IIT 4 साल, जींस में नहीं 3x4 में, टी-शर्ट और 3x4 चल रहा है, अब बस स्लीपर चल रहा है, अब बैग चल रहा है, बाद में बैग भी खत्म होता है, एक डायरी एक नोटबुक वो भी सादा ही रह जाता है। मतलब समटाइम्स ऐसा होता है, महान लोग हैं बट दिमाग के बहुत तेज होते हैं। तो गया तो वो लोग बोले से कुछ ऐसे नाम पूछे, उसका पूछे कि नाम क्या है, हम नाम बताए, कहाँ से हो बताए, फिर पर्सनल क्वेश्चन पे आ गए कितने भाई बहन हो, कि इसका क्या मतलब है जॉब से। बाद में पता चला मतलब था ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा तो कंपनी छोड़ कर नहीं भागेंगे, क्योंकि वो कंपनी में आपको ट्रेनिंग देंगे तो आप कुछ दिन रुक कर काम करके आइए, राइट। ऐसा नहीं कि कहीं पे ज़्यादा पैकेज मिला, वोलेटाइल नेचर, रिजाइन दे के चले गए। ये बात हो गया। उसके बाद पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेन एंड हेलीकॉप्टर। बाहर से देख के हम सर बहुत सिंपल है, उसमें विंग्स होता है डायना और प्लेन में नहीं होता है, दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस, करेक्ट, वेरी गुड। तो सेकंड क्वेश्चन, हेलीकॉप्टर लाइफ में पहला बार कब देखे? सर मैं अपने गांव में देखा, एकदम ऑनेस्ट आंसर। तो गांव में हेलीकॉप्टर बनता है? नहीं सर, लालू यादव आए थे हेलीकॉप्टर से, वहाँ पे माहौल एकदम लाइट हो गया, वो भी खुश हो गया, मैं भी खुश हो गया। ओके, तो बड़ा विंग्स के उसमें हेलीकॉप्टर में 2 फैन रहता है, देखें, एक बड़ा एक छोटा। तो बड़ा विंग्स का काम क्या करता है? तो बड़ा विंग्स एयर को इस तरीके से कट करता है घुमाकर कि नीचे का एयर का स्पीड कम रहता है, ऊपर का एयर का स्पीड,
और वो उसी फोर्स से ऊपर को उठाता है। तो मैं बोला ये लिफ्ट फोर्स का काम करता है। ये बात हो गया। उसके बाद बोला कि तो फिर छोटे फैन का क्या काम है। यहाँ पे मैं फंस गया। तो अचानक से अब कितना क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा मुस्कुरा कर, कहीं ना कहीं तो फंसाएंगे ही। कहाँ से वो माहौल बना रहे थे, धीरे धीरे करके मेन पॉइंट पर उनको आना था। तो बोला कि ओके। तो मैं सोचने लगा इसका इसीलिए कभी क्लास नहीं छोड़ना चाहिए आईआईटी में। इसका एक्सपेरिमेंट हुआ तो प्रैक्टिकल, चांस हुआ था कि उस प्रैक्टिकल में था। बोले स्टैंड अप, मुझे खड़ा कर दिया। मुझे लगा भगा देगा भाई, ये तो खड़ा हुआ स्टैंड अप बोल दिया और नेक्स्ट यही बोलेगा गेट आउट। एक टाइम से पीछे थे। हम बोले कि स्टैंड अप। उसके बाद से बोला कि ऐसे करो, तो ऐसे किया। हम रोटेट करो, तो रोटेट जैसे ही बोला था क्लिक कर गया। ओके, टॉर्क लगता है, टॉपलिंग होता है, बॉडी घूम जाता है। तो वहाँ पे एक फोर्स पढ़ना था हम लोग को, गायरोस्कोपिक कपल। उसमें क्या होता है कि उसको ऊपर वाला जो फैन घूमता रहता है उसके वजह से समहाउ उस पूरे हेलीकॉप्टर में एक टॉपलिंग होने का चांस है। हेलीकॉप्टर ऐसे पूरा बॉडी हो सकता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए एक एंटी टॉर्क का रिक्वायरमेंट होता है, उसके लिए हम लोग एक छोटा फैन लगाते हैं। तो मैं बोला सर मुझे क्लिक कर गया, मुझे 2 मिनट चाहिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सर एक गायरोस्कोपिक कपल काम करता है, बैलेंस करता है। उनको यही मुझसे आंसर चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, कहाँ पे प्लेसमेंट लोगे, बेंगलोर या लखनऊ। मैं बोला लखनऊ। क्यों, नज़दीक है पटना से। एकदम ऑनेस्ट आंसर देते चला गया। बाकी लेना ना लेना उनका मर्जी है। तो हो गया सिलेक्शन। लेकिन उसमें है कि अगर ये नहीं पढ़ के जाते दिन, बाकी तो मैं अपना माहौल बना दिया था। बीटीपी का प्रोजेक्ट किया था ऑटोमोबाइल्स के लिए। जो मेरा प्रोजेक्ट था डीपीएफ, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, जिसमें धुआं निकलता है ना, उसमें बहुत सारा कार्बन पार्टिकल्स निकलते रहता है। तो मैं एक ऐसा डिवाइस के लिए प्रोजेक्ट में था जिसमें उस पार्टिकल को भी अगेन बर्न करके एनर्जी दे देगा और कम पोल्यूशन होगा। वो किसके लिए था, ऑटोमोबाइल्स के लिए। मैंने उसको हेलीकॉप्टर में लगा दिया। सर डीपीएफ है, यहाँ भी काम आ सकता है। समहाउ कुछ तो मुझे अपना बताना था कि कैसे उसमें एडवांटेज हो सकता है। वो भी मुस्कुरा रहे थे। जो मेरा इंटरव्यू ले रहा था वो 35 ईयर्स पहले आईआईटी कानपुर से पास आउट था, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उस कंपनी का। दोबारा कभी मुलाकात नहीं हुआ। और पहला बार देखा तो मुझे लगा कि शायद एक कंपनी का छोटा सा कोई आदमी होंगे, स्लीप ऐसे ही शर्ट पैंट में, वो भी ओपन ऐसे। बाद में उनका नाम पूछा, बोला ये सबसे टॉप के आदमी थे। फिर दोबारा मुलाकात नहीं होगा, बस इंटरव्यू वगैरह के लिए हो गया, वो काफ़ी है। इसलिए जो क्वेश्चन करते रहता है ना, जो इंटरव्यू लेता है बहुत हाईली एक्सपेंस होता है, उसको बेवकूफ़ बना के नहीं जा सकते हैं। आप जैसे कितने लोगों को फेस कर चुका होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये था थोड़ा सा छोटा सा स्टोरी। तो यहाँ तक आ गए। तो सारे फोर्स के कंपोनेंट को क्या हम लोग इस तरफ रिजॉल्व कर सकते हैं। तो रिजॉल्व कीजिएगा तो N1 का कंपोनेंट कितना मिलेगा, 0। इसका कंपोनेंट कितना, MA1। बोलिए, ए थीटा है तो ये भी तो थीटा रहेगा। ए थीटा है तो ये भी कितना रहेगा, थीटा रहेगा। तो एम ए साइन थीटा। और एम जी का कंपोनेंट कितना, मुझे लगता है एम जी साइन थीटा ही रहना चाहिए। क्या सही है, ए थीटा तो ये भी थीटा, सॉरी स्टूडेंट, कॉस थीटा एम जी साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, MA2। जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में आप सोच रहे हैं एक्सप्रेशन, उसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में आएगा। तो यहाँ ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अभी तक कितना अननोन आ चुका है, 1 2 3। इक्वेशन 2 है, 1 मोर इक्वेशन रिक्वायर्ड है, तब हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। सारे फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कीजिए इसका। तो इस डायरेक्शन में सारे फोर्स का कंपोनेंट का सम 0 होना चाहिए। बोलिए क्यों, ब्लॉक का एक्सप्रेशन बेज के रेस्पेक्ट में, आप बेज के रेस्पेक्ट में रहकर काम कर रहे हैं ना, तो बेज के रेस्पेक्ट में इसका मोशन बेज के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, नहीं है। इसका मतलब इन तीनों फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू 0। एग्री ना। इसलिए इस डायरेक्शन में, इस प्लेन के इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो क्या लिखिएगा, N1 का कंपोनेंट N1। इसका ए एंगल कितना रहेगा भाई, ए है थीटा, तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो क्या लिख सकते हैं, MA1 कॉस थीटा, साइन थीटा। और mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो ए कितना है, यहां देखिए 90 माइनस थीटा। तो बाकी एंगल कितना बचेगा इस डायरेक्शन में,
भाई ए एंगल 90 ना, ए 90 और ए 90 माइनस थीटा, बातों को समझिए। मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए। ए कितना बोलिए, 90 माइनस थीटा। ए कितना 90, पूरा जोड़िए कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। डायरेक्ट लिख दें। देखिए स्टूडेंट, मैंने बहुत मेहनत करके आपके 3 इक्वेशन डेवलप कर दिया। पार्थ प्रतिम, मैंने आपके लिए 3 इक्वेशन डेवलप किया, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, और मुझे सिर्फ चाहिए n1 नहीं चाहिए, a1 और a2। प्लीज़ सॉल्व कीजिए। घर पे इन तीनों इक्वेशन सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सॉल्व कर लीजिए।
हो गया। तीन ही क्वेश्चन तो है भाई सर, न्यूमेरिकल वैल्यू देते तो हो जाता, राइट, बट क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रहेगा। मैं जान रहा था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना भी अपने आप में कॉन्सेप्ट है। टाइम मिलेगा तो सॉल्व कर लीजिएगा, या मैं इसमें टाइम वेस्ट करूं सॉल्व करने के लिए? घर पे हो जाएगा जब मैं सॉल्व करूं? A1 का वैल्यू है जी साइन थीटा कॉस थीटा। एक मिनट, यहाँ पे मैं क्या लिया था स्टूडेंट? एम और एन डिफरेंट ना, आंसर भी नहीं दिया हुआ है, आंसर निकालना ही पड़ेगा। आंसर निकालना पड़ेगा। अच्छा, उसमें ओरिजिनल क्वेश्चन में ब्लॉक और बेस का मास को सेम माना गया है। एक काम कीजिए, इसमें थोड़ा सा इसको आसान बनाते हैं। ब्लॉक और बेस के मास को तब उसके लिए आंसर दिया गया है। मैंने तो बेस और ब्लॉक का मास डिफरेंट लिया है। अब यहाँ पे इफ़ m इक्वल टू m, उसके लिए मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक है? इसके लिए आंसर बताता हूँ। इफ़ m ओरिजिनल क्वेश्चन में ही था, तब उसके लिए आंसर है A1 का जी, इसके लिए आंसर जी साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है? किसके लिए, किस कंडीशन के लिए? तो आप जब सॉल्व करेंगे बाद में m और m को इक्वल कर देगा तो ये आना चाहिए। और A2 का वैल्यू है 2g साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट? आप A1 और A2 निकालिएगा, बाद में m इक्वल टू m करके ए आंसर आना चाहिए। अगर आता है, एक घर पे करना है काम, ठीक है? इसके बाद फिजिक्स है, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूंगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा इक्वेशन। ऑनलाइन स्टूडेंट, आप सॉल्व करने के बाद, ऑनलाइन के बच्चे, हेलो एवरीवन, हाँ, सॉल्व करने के बाद m इक्वल टू m कर दीजिएगा तो ये आंसर आना चाहिए। अगर ये आंसर आता है मतलब आप करेक्ट है, ठीक है? लेकिन अभी फाइनल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। आपका A1 तो सही है क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक्सेशन किसके रेस्पेक्ट में निकालने के लिए पूछा गया था? ग्राउंड बोला हुआ नहीं था, मतलब ग्राउंड। तो A1 तो सही है जो आया है आपका। तो A1 का एक्शन क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड रहेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, बट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए फिर ये करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज और प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सही है ना? मतलब A2 और प्लस A1 का रिजल्टेंट। यहां देखिए A1 किधर है? क्या मैंने सही डायग्राम ड्रॉ किया? और A2 किधर था? हाँ या ना? और A एंगल कितना? 180 माइनस थीटा। ये तो जानते हैं ना कि दो पैरेलल लाइन है तो इसका सम 180 होता है, तो ये थीटा है ना, करेक्ट? तो कितना रहेगा? 180 माइनस। और क्या पैरेललोग्राम लॉ से ये इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है, तो पैरेललोग्राम लॉ से इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, रिजल्ट निकल जाएगा। और क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा अगर थीटा का वैल्यू मैं बता दूं, तो सर आप न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा तो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो आपको एक थीटा मान के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, 60 या 30 जो भी आपको आसान लगता है। बट इसका तो ये रहेगा दिस वन, इसका मैग्नीट्यूड क्या कर रहेगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा रूट ओवर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस कितना? 180 माइनस थीटा। तो ड्यू टू कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये एडवांस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ड्यू टू कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
और अगर एम और कैपिटल एम दोनों अलग अलग रहेगा तो और भी एडवांस का ही डिजर्व करता है। हो गया ना, इसको हटाया जाए। इनिशियली देखने में क्वेश्चन आसान लग रहा था, नहीं? तो अब मेरे तरफ से मतलब थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ख़त्म। अब आपका रिवीजन वाला सेक्शन में अभी मैं क्या करूँगा, ऐसा नहीं कि मैं रेस्ट एंड मोशन भूल गया हूँ और एचसीवी का डिस्कशन भूल गया हूँ, बट डिस्कशन तभी होगा ना जब आपकी तरफ से मैं काम करवा लूँगा कि डाउट क्या है। तो एक ग्रुप में, पेरेंट्स ग्रुप में शेयर करूँगा। ये रहेगा नेक्स्ट क्लास, मतलब कल का क्लास में मैं स्टार्ट करूँगा फ्रिक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे? फ्रिक्शन। और पीछे से एनएलएम का काम करवाना है, करेक्ट? और इसमें कहाँ कहाँ से क्या वो सब वहाँ पे ग्रुप में लिखूँगा, यहाँ पे नहीं। ऐसे मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनाना रहेगा, कौन सा बनाना रहेगा, सारा एकदम इलाबोरेट फॉर्म में लिखा रहेगा। लाइक एचसीबी का कौन कौन सा क्वेश्चन रहेगा, जो बोलूँगा वही कीजिएगा। फिर कैटलिस्ट का असाइनमेंट रहेगा, अभी आपके पास टाइम है। और फिर क्वेश्चन बैंक रहेगा। इतना ही कीजिए ना, काफ़ी है आपके लिए। पढ़ाएंगे क्या? फ्रिक्शन। और अगर इसका मैं रिवीजन करने, ये रिवीजन ही हो रहा है, साथ में प्रैक्टिस भी हो रहा है, तो इसी का टेस्ट भी चलेगा, चाहे चैप्टर वाइज टेस्ट चले या नेक्स्ट सिलेबस में रहेगा, एनएलएम ही रहेगा। एनएलएम का कम से कम तो फ्रिक्शन पढ़ाते पढ़ाते 2 टेस्ट तो ले लूँगा, एक चैप्टर वाइज और एक नीट के पैटर्न पे। अभी की रेस्ट एंड मोशन आने वाला है, करेक्ट है ना? तो एक काम करना है। और ये बात आपको भी पता रहेगा, मुझे पता रहेगा, पेरेंट्स के ग्रुप में भी पता रहेगा, ठीक है? चलिए, तो कल के क्लास में स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन। आज के लिए इतना। थैंक यू एवरीवन।